जी बेटा शुरू करें। मैम केस आप देंगी? नहीं नहीं, केस आप लोग जो वॉलंटियर होता है ना उसको केस खुद, मतलब जाहिर है अमूमन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इसको। आपके आपके पास पहले से जो मौजूद सिनेरियो होते हैं जो हम टाइम टू टाइम ये बात भी कर रहे होते हैं कि या तो आपका कोई एग्जाम में सिनेरियो आया हो जिसको आप अटेम्प्ट ना कर सके हो, या कोई रियल पेशेंट जो आपने कभी एनकाउंटर किया हो और उससे रिलेटेड कोई एम्बिग्यूटी हो, और अगर ये दोनों चीजें ना हो तो फिर हम एक आर्टिफिशियल केस क्रिएट कर लेते हैं। तो व्हाट चॉइस डू यू हैव? मैम मैम पिछले एग्जाम में मेरे सिनेरियो आया था, लेकिन अब वो मुझसे भूल गई कि जी सर्विस जी, का आप था। वही डिस्कस कर दें, क्या सिनेरियो था आपका? मैम मैम 2 सेंटीमीटर उसकी लेस देन 1 सेंटीमीटर ग्रोथ थी उसकी ऑन आप इसको अंडरनीथ उस द पूरे लिप। सिनेरियो को रिप्रोड्यूस करें कि क्या सिनेरियो था, ताकि सब सब लोग जो हैं उनको पता चल जाए। तो व्हाट वाज द पेशेंट सिनेरियो बेसिकली जो आपको मिला? मैम पेशेंट वाज ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स की थी मैम। अब मुझे पूरा रिकॉल तो नहीं ओके हो रहा, ओके, लेकिन उससे मिलता जुलता, हाँ कब कर लें। मैम 1.5 सेंटीमीटर का उसका सर्वाइकल लीजन था, और मैम हम्म, फिर उसको आगे लेके चलना था। ठीक है, बस आपको सिनेरियो सिर्फ इतना सही दिया हुआ था? यस मैम। अच्छा, और कुछ उसमें हाँ कोई सिम्टम नहीं या कोई उसके एग्जामिनेशन फाइंडिंग में कुछ और एडिशनल चीजें नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ इतना मैम। सा था? मैम सर्वाइकल डिस्चार्ज के साथ आई थी पेशेंट। ठीक है। मैम एक और सिनेरियो है। जी जी। मैम हमारे पास एक पेशेंट आई थी, प्रोलैप्स की पेशेंट थी वो, पोस्ट मेनोपाजल, और हाँ उसके साथ उसको लीजन था, लेकिन जो मुझे लगा साइट वो सर्विक्स नहीं था, वो वजाइनल साइट था। तो हाँ काफी गर्ल्स ने कहा था कि ये सर्वाइकल लीजन है और इसको हम सीए सर्विक्स करके लेंगे हाँ और उसी हिसाब से मैनेज करेंगे प्रोलैप्स और हाँ, सर्वाइकल लीजन को। तो ठीक मैम है। इसको ही मॉडिफाई करके सिनेरियो बना ले। मेरा ख्याल है कि इनका जो पहले इन्होंने बताया है वो जरा थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक है, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि वो विजाइनल है या सर्वाइकल है। तो इसमें जो इनको एक एक्चुअली केस ठीक है आया मैम। वो वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ एक दो माइनर से सिनेरियो जो थोड़ा सा डिफरेंट उस पे आ जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियो के साथ होंगे। तो चलें बेटा, आप अब शुरू करें। इसमें क्या आपने कैसे शुरू किया था? डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर्ड वाइवा होगा क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है सिनेरियो में। तो यस मैम। मैम स्ट्रक्चर हाँ जी, डिस्कशन था एग्जामिनर के साथ। हाँ जी, मैम मैम वही हम जो 3 लाइन्स में करते हैं कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और हाँ जी, वही जो आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। चाहिए होती है वो यस बेसिकली मैम। हमने उसी से तो शुरू करना होता है। यस मैम, तो तो हाउ उसी डिड यू तरह स्टार्ट? after my brief introduction to the patient, I will take brief demographic data from our patient, हाँ including confirming her age, her occupation, her educational status, and her husband age, and she's married for how many years, and is it and her husband's first marriage, and age her age at her first marriage, and any हाँ as they give me history of discharge. So the quantity of discharge or the amount, and I would like to ask about the specification of discharge, including its color, smell, or any irritating, is it irritating or not, and has she taken any treatment for it, and the हाँ duration of having this discharge, and is it related to her menstrual cycle, like it is in the premenstrual phase, it is more, or in the after menstruation phase it is more. And then हाँ I will ask the patient about her last menstrual period, about her whether her cycle is regular, irregular, how many days she bleed, and what and then any, is there any intermenstrual bleeding, postpartum bleeding, and is she having any lower abdominal pain or fever associated with this discharge, and her any urinary symptoms, like symptoms of urgency, frequency, nocturia, or GS symptoms, any change in bowel habits, हाँ and then I will take history about her contraceptive history in detail. Has she taken any oral contraceptive pills previously for contraception, and did she had her periods taken before, and हाँ when was her last period taken, and what was the result of her last year,
and I will take बेटा एक मिनट जरा मैं कॉल अटेंड कर लूं। हेलो हेलो जी सुंबल प्लीज स्टार्ट yes, करें। ma'am. हाँ Then I'll take a brief history about her any sexually transmitted infection, and we'll take brief of obstetrical history of any the number of pregnancies, and because high parity is also a risk factor, and the mode of deliveries, any antenatal, intrapartum or postpartum complications, any comorbid conditions of the patient, like I will dig out any immunocompromised state of the patient, any surgical history, especially transplant or any history like that, renal transplant or like that, and then history of drug allergies, and I will take her personal history of any smoking, because smoking is also one of the risk factors for CA cervix. ठीक है। Then I will take a brief history about socioeconomic status of the patient, and then we will do examination of the patient, her weight, her height, to calculate her body mass index, her pulse and temperature and blood pressure record, and then thyroid status, her lymph node will be palpable or not, and then general systemic examination, including cardiovascular, respiratory, and breast examination, and then abdominal examination to see for any tenderness, for mass, or for any visualomegaly, and then the local examination. In local examination, I would first do inspection of to see the status of the vulva, cervix, vagina, and then do first speculum examination to actually see the lesion, the site of the lesion, and any discharge, or is it blood, any is there any spotting or any discharge, and I will specifically look for the size of the lesion, and the margins, whether regular, irregular, and the surrounding area of the this lesion. And then I will do her investigation. If there is no, if at the same time pap smear can also be taken, if not taken before, or there is no result with me, and after this, we'll do bimanual examination to see the uterus size, position, mobility, and to rule out any nasal pathology, and then we'll do her investigation. In investigations, I will do her baseline investigation for general status, or to know her basic health profile, that is including her a complete blood picture, and including her HP, gram per deciliter, total leukocyte count, platelets, and viral screening, and her random blood sugar, and one of postprandial, and her blood group, and with RH factor, and in specific investigations, I would specific investigations, I would like to do her pelvic ultrasound, and her examination under anesthesia, and if there is any CT, MRI, and CT scan. And ma'am, if there are any complications I know about, like there is any abnormality of the urinary tract, or anything I suspect, then I can ask her about her cystoscopy as well. ओके व्हाट एल्स? इसमें जो इन्होंने अभी तक हमने इनको इंटरप्ट किए बगैर बताने दिया कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी इनकी हिस्ट्री से, हिस्ट्री में कुछ ऐसी और कोई ऐड होने वाली चीजें नहीं है। एग्जामिनेशन भी ठीक था। इन्वेस्टिगेशन में कुछ कोई और ऐड करना चाहेगा जो चीज इन्होंने फालतू बताई हो? एनीवन? मैडम, ईयूए, प्री ऑप वर्कअप, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ये चीजें प्री ऑप वर्कअप के लिए जो हमें चाहिए होती।
ठीक है। और लेकिन खाली ईयूए के लिए क्या आपको ये सब कुछ चाहिए? नो मैडम, ईयू के लिए नहीं, लेकिन अगर हमें प्रोसीड करना है इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, सर्जरी की तरफ, तो हमें चाहिए होता है। वुड इट बी द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस और इसमें सेकंड लाइन ऑफ ये इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे? Because so far the diagnosis has not been settled. There is just a 1 centimeter lesion, 1.5 centimeter lesion, which is present on the cervix. तो उसमें आपको क्या अभी as on the first step, should we do all these investigations? नो मैडम, Patient is फर्स्ट not symptomatic as per these जो systems हैं, फिर भी Ma'am, I will take high vaginal swab also because I want to rule out any unit tract infection or बट इस sorry, सबसे I want पहले to मुझे ये rule out बताएं, any देखिए जो इन्वेस्टिगेशंस होती है ना वो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बेस करती हैं। तो सुंबल से ही हमारा क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका क्या बना? Ma'am, differential diagnosis में अभी मेरी तक का डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या बनाया है? जाहिर है मैम आपको बाकी डिटेल तो नहीं पता, ये तो आपने वो है कि मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, आपको उनकी फाइंडिंग्स नहीं पता। But what can be a differential diagnosis for a 1.5 centimeter lesion present on the cervix? Ma'am, it can be ulcer or it can be any cervical ectopy or It can be what? Number one क्या था? मैम अल्सर और मैम ectopy, हाँ, cervical एक्टोपी कैसी ectopy होगी? लेयन, अच्छा ठीक है, चलें बताएं। और एक्टोपी मैम और because of ma'am there is discharge so there can be any sexually transmitted infection or any vaginal infection हाँ, ठीक है और मैम पोलिप तो मेरा लीस्ट डिफरेंशियल मैम लीस्ट उसमें आएगा डाउन डाउन द देखो, लाइन इफ आई कैन लीगन और मैस में फर्क होता है। लीगन मीन्स के एक एबनॉर्मल अपीयरेंस है उसकी। लीगन जस्ट वोन लाइक अपीयरेंस भी हो सकती है। जब कोई मैस होता है या ग्रोथ होता है तो उसको ग्रोथ के तौर पे कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें लेकिन यह है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डेफिनेटली आप वो चीज तो रखोगे ही। अब इसमें इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को जहन में रखते हुए आप इसमें आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो क्या होंगी? मैम उस केस में मेरा हाई वेजाइनल स्वैब भी होगा क्योंकि मैंने हाँ, उसमें यस, होगा क्योंकि देखो पेशेंट डिस्चार्ज की कंप्लेन कर रही है एंड समटाइम्स इन सर्टन इन्फेक्शंस जो सर्वाइकोवेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें लीजन्स हो सकती हैं सर्विक्स के ऊपर भी। तो उस सूरत में फिर इसमें जो हाई वेजाइनल स्वैब है वो भी लेना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, और अब इसमें आपने ईयूए करने का मकसद क्या था? ईयूए हम तब करते हैं, कब हम करते हैं? मैम जब हमारे पास कोई ऑब्वियस ग्रोथ होती है लीगन इज विजिबली प्रेजेंट और आपको पता है कि टाइप ऑफ लीगन क्या है। इज इट एन अल्सरेटेड ग्रोथ या कोई कॉलीफ्लावर टाइप ग्रोथ है या वॉर्ट लाइक ग्रोथ है या कोई अल्सरेटेड ग्रोथ है या सिर्फ खाली एक अल्सर प्रेजेंट है विद द रेज्ड मार्जिन्स एंड द बेस इज कोटेड विद द डिस्चार्ज या ब्लड या ब्लीड टू टच भी है। ये सारी चीजें हैं जो आपने एग्जामिनेशन पे नोट करनी है। तो उसमें आपको इसमें ईयूए करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ईयूए? मैम आई विल जस्ट टेक द बायोप्सी फ्रॉम दिस ये तो आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक केस के तौर पे ले लिया, सीए सर्विक्स, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट तक नहीं पहुंच जाते आपका सीए सर्विक्स का डायग्नोसिस फाइनली नहीं बनता। बट दिस विल बी कंसीडरिंग हर एज और उसका जो बाकी जो उसके सिम्टम्स हैं उसके बेस पे जाहिर है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल हो जाएगा। बट स्टिल ईयूए करने का मकसद क्या है? What else you want to gain from EUA? आपका उसमें और मजीद एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? मैम बायोप्सी ले सकेंगे उस मास Yes, की of course, बायोप्सी। तो आप दोनों चीजें आप इकट्ठी करोगे, मतलब ईयूए का तो ठीक है आपने एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया कर लिया और बायोप्सी आपने लेनी ही लेनी है, तो उसी टाइम पे आप ईयूए वगैरह सारा कुछ कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि बाकी तो सब चीजों पे आप बगैर उसके एनेस्थीसिया के जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट का अपना रेजिस्टेंस वाली चीज वो सारी सामने आ जाती है। तो आपने बायोप्सी ली, हाउ यू विल टेक बायोप्सी?
Ma'am, we will Will it take be biopsy. excisional, incisional, punch biopsy, and what should be the area to be covered in biopsy? Ma'am, it would be excisional biopsy, and it will involve the whole lesion, and it will be comprising of. It should include almost 3 to 5 centimeter. 3 to 5 What tissue सेंटीमीटर को तो involved? पूरी सर्विक्स आ जाएगी। No, I'm sorry, मिलीमीटर, ठीक है, हाँ millimeter. मिलीमीटर में होगा कि कम से कम आप Millimeter. 0.5 सेंटीमीटर का Base of एरिया the उसका सराउंडिंग नॉर्मल एरिया भी आप लेते हो और उस पे जो है वो आप इसको जो है वो आप इसमें लेना जरूरी होता है और उसमें आपने फिर अपना डायग्नोसिस बेस करना है, ठीक है। सो MRI विल नॉट बी योर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, इसको इसलिए कि अभी आपने सबसे पहले उस लीजन का डायग्नोसिस बनाना है। लीजन का डायग्नोसिस बन जाएगा तो फिर आपने एडिशनल जो रेडियोलॉजिकल मेजर्स हैं, जो बाकी सारी जो आपका प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो उस पे बेस करेगा। अब सपोज अगर आपको एग्जामिनर बता देता है कि इन्वेस्टिगेशन पे आ जाता है वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा ऑफ कोर्स, फिर आपकी अब लाइन ऑफ मैनेजमेंट इसके बाद अब क्या होगी? व्हाट आर द अदर थिंग्स टू बी कवर्ड आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ दिस डायग्नोसिस? Ma'am, then द मार्जिन इज क्लियर और उसमें कोई पॉजिटिव सेल्स नहीं है और इसके अलावा जो है वो बाकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस में हम उसको कंसिडर करते हैं कि सब ठीक है। इसमें जो यूट्राइन एक्सटेंशन है उसमें वो उसकी स्टेजिंग में शामिल ही नहीं है। सो यूट्रस को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते अनलेस एसोसिएटेड इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली चीजें हों क्या और कोई हाई रिस्क फैक्टर्स हों तो फिर उसमें इसको कंबाइन कर लेते हैं। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर स्टेजिंग ऑफ सीए सर्विक्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी उसमें शामिल नहीं होती। तो अब ये स्क्वेमस अब इसकी पैरिटी आपने वैसे हमें नहीं बताई बट सपोज शी इज पैरा 3 और 40 इयर्स ऑफ इसकी एज है, ठीक है, पैरा 3 है, 40 इयर्स ऑफ एज है और अब इसके साथ ये अब ये डायग्नोसिस हमारा कंफर्म हो गया। अब आपका जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो किस डायरेक्शन में चलेगी? व्हाट इज योर प्लान ऑफ मैनेजमेंट नाउ? Ma'am, I would like to do the extent of the कि उसका उसकी डायमेंशन क्या, उसकी डेप्थ क्या, उसकी साइज क्या है? If the बेटा size of थोड़ा the lesion. सा क्लियर बोले, आपकी आवाज पता नहीं बीच में थोड़ी सी जरा हो क्या आ रही है। चलें ठीक है, बताइए। Ma'am, I would like to see the dimensions and the size of the lesion. उसका size क्या है और उसकी dimensions कितनी है? Size Then you I would, already know. Size you already know. And what do you mean by dimensions? ma'am, it's as the size, the size is 1.5 centimeter. So I would then stage the disease. That I will then do staging of the tumor. That what is the stage, and then according to the stage I will do its treatment, and I will at the same time do. Will you talk to the patient at this stage? Will you talk to the patient at this stage? Yes, ma'am. I would in empathetical way, I will break the bad news to the patient, and I will ask her if she is accompanied by any of her partners. Then in an empathetical way, I will tell her about that she is having the this disease, and as it is less than 1.5, as it is less than 2 centimeter, so it is 1B1. I will the stage of the tumor will be 1B1. So How I will, you can say that it is 1B1? आपने सिर्फ अभी तक बायोप्सी ही ली है और उस पे भी कुछ नहीं किया या फिर आपको लीजन का साइज पता है, तो आप जो है वो उसको कैसे कह सकते हो? इसकी स्टेज आपने कैसे डिफाइन कर दी अभी किसी स्टेज पे सिर्फ बायोप्सी लेने के बाद? मैम I will हाँ, ma'am ये अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी ma'am, I will tell her ठीक है। ma'am, in an empathetical way, I will tell her that she is having this disease cervix, and will tell her about the risk associated with it, and will also tell her about the if it is stage 1, then we'll tell her about the prognosis that
the survival of it is 85 to 90%, and the incidence of it is 11 by 10,000. And I will also tell her that it is a ma'am इसमें कोई और जो हमारे बाकी जो ऑडियंस हैं, क्या इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि इस स्टेज पे काउंसलिंग में हमारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? मैम ये इम्पोर्टेंट है कि whether the fertility wishes of the patient are important, कि if her family is complete, she doesn't want any children, or she already have 3 children, then my line of management would be different. But if she has any further fertility desires, then my line of management would be different. Or ma'am, for the exact treatment of the cancer, the staging is important. So for that, I need to know about the size of the tumor, that what exactly is the size of the tumor. If it is, so what else you will do for the staging purpose? What else you will do for the staging purpose? Because so far we are not clear about the staging. और ये दूसरी चीज ये कि पेशेंट को तो आपने ये बताना है कि ये प्रॉब्लम आपका निकला है, लेकिन हमने अभी इसको स्टेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो कि किसी जिसका एक पार्ट आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कर लिया अंडर एनेस्थीसिया, दूसरा पार्ट आपने कर लिया हिस्टोपैथोलॉजी से, तीसरा पार्ट अभी आपका रहता है। और इसमें पेशेंट को बताओगे फॉर द नीड ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और फिर आप उसकी फाइनल काउंसलिंग करोगे। चलें बताएं। मैम द नीड ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूड हर MRI, because MRI will tell us about her the extent of the disease, that how much the tumor is extended, or this lesion is extended, whether the lymph nodes or lymphovascular space is involved or not, and other surrounding structures are also involved or not. And once that is clear, then we can do further counseling of the patient, and we can tell her about the need of surgery for it, and the surgery will be whether radical hysterectomy. सपोज ऑन MRI पे आप क्या क्या चीजें आप देखते हो? MRI पे क्या इंफॉर्मेशन है जो आपने एग्जैक्टली आप डिमांड करोगे? बेसिकली तो MRI तो वैसा होता ही है, लेकिन उस पे क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी फॉर द फाइनल कंफर्मेशन ऑफ स्टेज? Ma'am, the size of the lesion would be important, and also the lymph node status, the surrounding lymph node status, whether pelvic or parietic lymph nodes are involved or not, and is it involving the upper vagina or not, or any extent local spread of the tumor. तो आपके ख्याल में क्या लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकती हैं इस अर्ली स्टेज पे? आपके कहने के मुताबिक ये शायद 1B है और लीजन भी बहुत छोटे साइज की है, 1.5 सेंटीमीटर है। मैडम उसमें जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। ठीक है। मैम तो, लेकिन अगर लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट हो हमारे पास, तो उस केस में हमारी जो है इट डजंट अपग्रेड द स्टेज ऑफ द ट्यूमर, बट इट कैन जस्ट चेंज द ट्रीटमेंट प्लान। उसके साथ हम जो है साथ में मतलब लिम्फेडेनेक्टमी करेंगे अगर हमारे पास लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट है, और अदरवाइज जो है अगर लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट हो भी तो हम उसमें मतलब अप स्टेज नहीं होगा ट्यूमर। जो लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन वेगन है, ओके, जो लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन वेगन है वो आप कैसे डायग्नोज करते हो? इज इट रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस या क्लिनिकल या हिस्टोपैथोलॉजिकल? मैम वो हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, उससे भी करते हैं लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन वेगन को देखने के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। बेसिकली जो आपने बायोप्सी स्पेसिमन दिया था, बायोप्सी स्पेसिमन पे ही आपको जो लिम्फोवेस्कुलर यानी ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल्स के अंदर अगर कोई इन्वेजन्स है तो वो आपको वहीं पे पता चल जाएगी, लेकिन ये स्टेजिंग का हिस्सा नहीं है अनलेस द लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व्ड। बट इफ देयर विल बी पॉजिटिव लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वेजन, जो कि अमूमन उस वक्त होती है जब पॉजिटिव बॉर्डर्स होते हैं, तो उस सूरत में आप फिर लिम्फ नोड बायोप्सी की तरफ जाओगे, और अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आ जाएगी तो लिम्फेडेनेक्टमी इसका एक जरूरी हिस्सा हो जाएगा।
इन कॉम्बिनेशन विद एनी सर्जरी जो आप इसकी करोगे, सर्जरी या वॉट एवर बाकी जो ट्रीटमेंट है वो आप मैम आपने जो मुझे वो दिया है ना, उसमें क्लियर मार्जिन हैं। जब हमारे पास मार्जिन क्लियर होंगे तो हम ठीक है, सर्वाइकल कोनाइजेशन भी कर सकते हैं इस ठीक पेशेंट है। की। तो क्लियर मार्जिन का मतलब ये होता है कि उस बॉर्डर के बियॉन्ड ये ट्यूमर सेल्स नहीं गए हुए, और उसमें भी लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन उमूमन नेगेटिव होती है। सो वी नीड नॉट टू टेक लिम्फ नोड बायोप्सी, उसमें फिर हमें करने की जरूरत नहीं होती, और एमआरआई हमें इसको बता देता है, लेकिन एमआरआई अमूमन हमें बहुत छोटे माइक्रोमेटास्टेसिस नहीं बताता। वो अगर एक लिम्फ नोड का साइज या कम से कम कोई भी इन्वेजन जो लिम्फ नोड्स में होती है ऑफ 10 मिलीमीटर, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है। और सीटी स्कैन पे तो वैसे ही हमें 2 सेंटीमीटर तक की पता चलती है, 2 सेंटीमीटर की क्लिनिकली भी पल्पेबल हो जाती हैं लिम्फ नोड्स। तो ठीक है, अब इसमें क्लियर मार्जिन थे, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन्वेजन नहीं थी, एज ऑन हिस्टोपैथोलॉजी एंड एज ऑन एमआरआई। अब मैम आपकी लेकिन अगर फाइनल मैं स्टेज सर्वाइकल क्या है कोनाइजेशन करती हूँ तो मैम जी? मैं आई विल डू हर क्लोज मैम इफ आई डू हर सर्वाइकल कोनाइजेशन देन आई विल डू हर क्लोज फॉलो अप, दैट इज आई विल डू इन नहीं, थ्री अभी हम उसकी मंथली। तरफ बेटा नहीं आए। अब मुझे पहले आप बताएंगी कि इसकी फाइनल स्टेज अब क्या हुई, उसके बाद हम मैनेजमेंट डिस्कस। यस मैम। ठीक है। हाँ, अब इसकी फाइनल स्टेज क्या हुई बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, यानी हमारे पास क्लिनिकल था, हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है, हमारे पास रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है, एंड ऑन दैट वी विल बेस द फाइनल स्टेज ऑफ द malignancy। तो फाइनल स्टेज इसकी क्या हुई? Ma'am, it is as it is less than 2 centimeter, so हम्म, it is probably stage 1B1. ओके, ठीक है। तो कंसिडरिंग हर एज एंड पैरिटी एंड अदर उसकी जो बाकी हेल्थ प्रोफाइल है जो आपने हमें बताया, उसमें विच ट्रीटमेंट सूट्स आर मोस्ट, एंड व्हाट आर द Ma'am, ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट एट दिस स्टेज? ma'am, as I will consult my patient and I will first will want to know about her fertility desires. I will consult her regarding the diagnosis and will tell her that if she just go for a cervical conization, then she will need close monitoring and close follow-ups. But as her family, if her family is complete and she doesn't want any further children, already her age is 40 to 45 years of age, so will पैरा I थ्री will है और consult her उसका regarding cervical पैरा थ्री है hysterectomy. और उसका लास्ट बॉर्न चाइल्ड जो है वो दैट इज ऑलमोस्ट 8 years बैक, जो लास्ट बॉर्न चाइल्ड है। Ma'am, I will consult her regarding radical hysterectomy, हम्म, and I will also consult her regarding the possible complications associated with it. That it can result in. We will be very vigilant and we'll involve multidisciplinary team, including a surgeon, an oncologist, and anesthetist, along with a gynecologist. And I will tell her about the anesthesia risk and also the intraoperative risk, that any the risk to nerves like hypogastric nerve, strengthening or pelvic nerves, and the impairment of urinary or defecation or sexual impairment, or the which may affect her quality of life. And I will tell her about the later on follow-up of the patient after hysterectomy. And I will also tell that it would be she would be monitored 3 yearly basis, and then on 3 monthly for 3 years, and then 6 monthly for the next 6 years, and then annually. And also I will tell her about the post-op complications and ma'am, it is 1B1. So if she is not, and will also tell her that at this stage, most she will be assessed later on by oncologist as well. And but in this stage, the radiotherapy is usually not required. Post-op radiotherapy. ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज किया ये पेशेंट, मतलब ये एक सिंपलेस्ट सिनेरियो है जो हमने डिस्कस किया, मतलब इसमें कोई ऐसी बहुत हमने जो है वो कॉम्प्लिकेशन वाला सिनेरियो नहीं डाला, बट समटाइम्स जो है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे स्ट्रक्चर्ड वाइवा में आपको अगर एग्जामिनर बता देता है
कि ये पेशेंट इस तरह से मतलब उसकी कंफर्म होगी, बायोप्सी पे होगी, एंड ऑन बायोप्सी या एमआरआई जब आपने करवाया तो देयर आर पॉजिटिव पेल्विक लिम्फ नोड्स, ठीक है, उस पे क्लियरली विजिबल हैं। क्योंकि देखो जहां तक स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स है या लिम्फोवैस्कुलर स्पेस इन वेगन है, दैट इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज, बल्कि इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिस पे ये चीज बेस करती है। सो वी कैन नॉट से दैट जो लिम्फ नोड इन वेगन है वो इसमें बहुत रेयर होगी, इट कैन बी। और स्टेज 1B से लेके आखिरी स्टेज तक जो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है उनका रेट आगे से आगे चलता जाता है। सो यू कैन हैव अ सिनेरियो जिसमें यही स्टेज 1B हो, 1B1 हो, और इसके साथ जो आप मतलब जो एमआरआई पे आपने डिटेक्ट किया तो पॉजिटिव पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं। अब आपकी स्टेज क्या हो? Ma'am, if there are positive pelvic lymph nodes, then it becomes stage 3C. यस, वो अपग्रेड हो जाएगी फिर कि अप स्टेज हो जाएगी मेलिग्नेंसी। और मैम डिपेंड्स आगे इफ उसका pelvic size lymph nodes कितना are involved तो 3C1 होगी, और अगर पैराएओटिक lymph nodes इन्वॉल्व होंगे तो नहीं, अभी हम 3C2 सिर्फ होगी। पेल्विक की बात कर रहे हैं कि पेल्विक लिम्फ नोड्स आर पॉजिटिव बट पैरायोटिक आर नेगेटिव एज ऑन एमआरआई, ठीक है। और इसमें देखो जब आप एमआरआई पे पॉजिटिव लिम्फ नोड्स आ जाते हैं या क्लिनिकली भी पैल्पेबल होते हैं तो हमें कुछ और डिफरेंशियल्स भी होते हैं जिनको हमें देखना होता है, बिकॉज समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ सम इन्फेक्शन गोइंग ऑन, क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी जो होते हैं उसमें भी ये लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। But a very characteristic feature of lymph node in vegan on MRI is the basically central necrosis of those lymph nodes. यानी इसमें एक तो होता है कि उसमें एक जैसे फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसमें लिम्फ नोड एनलार्ज हो गई जैसे इन्फ्लेमेशन में होता है, लेकिन जो मेलिग्नेंसी के जो मेटास्टेसिस हैं टू द लिम्फ नोड्स उसमें उनकी शेप चेंज हो जाएगी और उसमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर होती है जो कि हमें एमआरआई पे पता चलती है, और एमआरआई हम करवाते भी इसलिए हैं कि लोकल एडवांस डिजीज का हमें पता चल जाता है, क्योंकि लोकल जो उसकी एक्सटेंट ऑफ डिजीज है, जैसे हम एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंसी में भी करवाते हैं, जैसे हम सी सर्विक्स में भी करवाते हैं, तो हमें लोकल एक्सटेंट ऑफ डिजीज का ज्यादा बेहतर पता चलता है। डिफरेंट टिश्यू परसेप्शन जो है वो उसमें ज्यादा बेहतर होती है, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज बेटर चॉइस। तो इसमें जो है वो एक तो हमने उसको अप स्टेज कर दिया टू स्टेज 3C1, ठीक है, 3C1, C2 is para-aortic which is negative. So how would you treat her now with this upstaging of the disease to stage 3C1? मैम क्योंकि एट अब दिस behavior स्टेज बिल्कुल चेंज हो गया ना। Yes, ma'am. At this stage, I will do further assessment of the patient, and ma'am, because it is this stage, so we can go for radiotherapy or chemoradiation of the patient, because the surgery would be not very beneficial in this patient, and also there is a risk of recurrence at this stage. If there is a recurrence within 3 years of the last treatment, or there is involvement of pelvic lymph nodes, then the patient can have has poor prognosis, and the site of recurrence is the pelvic site. Pelvic site is the most common site where the recurrence occurs. Okay, but in if this patient, I say then my treatment would be chemoradiation. इसमें जो बाकी चीज है ना वो ये है कि इसमें इफ आई से कि इसमें हम प्राइमरी सर्जरी कर लें, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कर लें, साथ ही लिम्फेडेक्टमी कर लें, एंड देन वी कैन ट्रीट हर बाय कीमो रेडिएशन या रेडियोथेरेपी अलोन, तो हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? Ma'am, that can also be performed because her age is 40 years, and if she is fit for surgery and anesthesia, then I can go for radical hysterectomy, in which I'll do hysterectomy along with the removal of the parametrium, upper vagina, paracolpium, and will do her pelvic lymph adenectomy. And then I will, and also I will do the removal of lymph nodes, and
देखो इसमें बेसिकली रेडिकल हिस्टेक्टमी तो आपने कर दी। देखो इसमें बेसिकली सर्जरी वर्सेस बाकी जो उसकी थेरेपीज हैं उसमें हमेशा ये एक तो हम क्लियरली बाज़ दफा हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली अप टिल स्टेज 2A1 उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ लिम्फेडेनेक्टमी कंबाइन करनी या नहीं करनी, ज्यादातर तो स्टेज 2 पे तो डेफिनेटली हो जाती है, और स्टेज 1B जो है वो 1B3 में भी जरूरी हो जाती है। लेकिन ये है कि बाज दफा उस पे भी हमें खाली रेडियोथेरेपी या कीमो रेडियो करनी पड़ जाती है, बट कॉमनली वी से दैट अप टिल स्टेज 2A1 हम सर्जरी सेफली कर सकते हैं, उसके बाद हम ज्यादा बेहतर होता है कि रेडियोथेरेपी करते हैं, बट दिस इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट रूल। इसमें जैसे इस पेशेंट में अगर हमें क्लिनिकली जो है वो हम देख रहे हैं कि उसमें मतलब लिमिटेड ग्रोथ है और कोई पैरामीट्रियम तक नहीं गई हुई, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, कुछ और ऐसा मसला नहीं है, और सर्जिकली इट सीम्स टू बी सर्जिकली रिसेक्टेबल, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हमें ऐसी नहीं मिल रही, बट ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस इट इज स्टेज 3C1 बिकॉज द पेल्विक लिम्फ नोड्स आर पॉजिटिव। तो उस सूरत में हमें उस स्टेज के की अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, यानी इस पेशेंट में हम सर्जरी कर भी सकते हैं और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कीमो रेडियो भी दे सकते हैं, एंड एज वेल एज देयर इज अ रोल ऑफ न्यू एडजुवेंट थेरेपी, जिसका मतलब ये है कि हम कीमो रेडियो दे के और उसके बाद उसकी फिर हम सर्जरी करें। उसमें उसमें भी ये है कि उसमें कम से कम हमारी सर्जिकल रिसेक्शन विल बी इजी, जो अपेरेंटली हमें लग रहा है कि कोई ऐसा मसला भी नहीं है अगर हम डायरेक्ट भी करें तो। लेकिन ये है कि जो बाकी जो माइक्रोमेटास्टेसिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ये सब चीजें हैं जो कि जिसका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। So all these options can be discussed, but these will be finally decided by in liaison with the oncologist. But we as obstetrician must know कि इसमें ये options हैं जो हम कर सकते हैं। But definitely if it is clearly on clinical grounds a stage 3, यानी जिसमें extension to lower 1/3 भी होगी, जिसमें extension to the pelvic side wall भी होगी, जहाँ पे जो है वो उसमें सारी जो है वो टिश्यू थिकनिंग है और इमोबाइल जो है वो स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, और उसमें सर्जिकल रिसेक्टिबिलिटी बिकम्स अ रियल चैलेंज। तो उस सूरत में हम सर्जरी प्राइमरी के तौर पे नहीं लेते, उसमें हम या तो इनिशियल कीमो रेडियो देके उसके बाद सर्जरी करते हैं इफ नेसेसरी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वी ट्रीट द पेशेंट विद रेडियोथेरेपी अलोन और विद रेडियो कीमो रेडिएशन। तो उसमें फिर जो है वो स्टेज 2A1 से आगे ज्यादातर रोल कीमो रेडिएशन का आ जाता है, बट वी हैव टू डिसाइड इट फ्रॉम केस टू केस। तो ये चीज एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि हर केस की एक अपने पैरामीटर्स होते हैं, इसीलिए स्टेज 1B1 को हमने अप स्टेज करके उसकी डिस्कशन की कि इसमें अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए तो फिर आपने कैसे चलना होगा। Definitely, without going into further detail, we will do lymphadenectomy if we have to go for the surgery, or neoadjuvant therapy followed by surgery, adjuvant surgery, और इसमें जो है वो radiation alone, chemo radiation alone, all these three are the options for that. ठीक है, तो ये चीज है। अब यूजुअली जो सर्वाइकल जो मेलिग्नेंसी है दैट इज अ डिजीज ऑफ रिलेटिवली अ यंग एज, जिसमें तकरीबन 30 से लेके 40-45 तक का एक पीक एज आती है, 39 उसकी पीक एज होती है, लेकिन ये वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें जो है वो चीजों का रोल आ जाता है। अब नाउ इफ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट नो कि बेसिक जो स्क्रीनिंग प्रोफाइल होते हैं इसमें जो सीए सर्विक्स के हैं, उसमें जो लेटेस्ट जो WHO गाइडलाइन है वो क्या है, वो क्या कहती है? तो उसमें हाँ जी मैम अकॉर्डिंग टू दैट, मैम अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन जो है हमारे पास ट्रिपल स्ट्रेटजी है बिफोर ईयर 2030, जिसमें ये है कि 90% ऑफ गर्ल्स शुड बी फुली वैक्सीनेटेड with 2 doses of HPV vaccine by the age of 15 years. और उसमें फर्दर ये है कि हमारे पास 70% of women should be screened using high performance screening test at the age of 35 to 45 years of age.
और 90% of women detected with cervical हाँ, lesion should receive treatment and they should be provided with proper care. और मैम ठीक है। cervical screening हाँ, ये तो है ऑब्जेक्टिव्स, बट व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर दैट? मैम ये है methodology for ऑब्जेक्टिव्स हैं जो विच हैज टू बी अचीव्ड बाय ईयर 2030, लेकिन उसके लिए जो मेथोडोलॉजी है स्पेशली एप्लीकेबल फॉर आवर ओन कंट्रीज या जो भी लो इकोनॉमिक मैम स्टेटस उसमें ये कंट्रीज हैं वैक्सीन उनमें का क्या रोल है। है? मैम उसमें वैक्सीनेशन है फ्रॉम 9 to 14 years for वैक्सीनेशन तो boys पता and करो girls। तो मिलती ही नहीं है, उसकी बजाय हम क्या करेंगे फिर जो मैम पेशेंट उसकी के लिए बजाय हम फीजिबल हो? स्क्रीनिंग करेंगे। हाँ, मैम उसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे। मैम स्क्रीनिंग का फिर रोल है। and what are the screening methodology? Ma'am, screening can be performed by different methodologies like pap smear, liquid based cytology और HPV testing कर सकते हैं, और जो हम इसको कहते हैं via visual inspection with acetic acid वो कर सकते हैं। आप अपने सेटअप में क्या करते हैं? मैम अपने सेटअप में तो मैम ये पैप स्मीयर हो सकता है। मैम HPV तो हमारे यहाँ इतना नहीं होता। सो बेसिकली यही यही सबसे बड़ा मसला है। अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें को टेस्टिंग जाहिर एक एविडेंस बेस्ड चीज है। को टेस्टिंग कि आप पैप स्मीयर भी करें, एचपीवी भी करें, और कम से कम एचपीवी तो जरूर करें क्योंकि वही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और 90% सर्वाइकल मेलिग्नेंसी की वजह भी वही है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ की फैसिलिटीज, हमारी कंट्री की फैसिलिटीज, हमारी पॉपुलेशन, उनका लिटरेसी स्टेटस, उनकी जो बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सब बहुत सारी चीजें हैं विच आर अ बिग बिग बैरियर टू दिस। So what other strategy has been devised by WHO to basically bypass all these problems? क्योंकि एचपीवी टेस्टिंग तो बहुत कम होती है, बहुत कोई किसी किसी क्लास में है कि जिसमें ये हम कर सकें, अदरवाइज इट्स आइडियल। क्योंकि एचपीवी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया लेकिन सर्वाइकल स्क्रीनिंग पे सब चीजें नेगेटिव है, स्टिल यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर 1 year। दिस विल डिटरमिन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग बिकॉज साइटोलॉजिकल चेंजेस अभी नहीं हुई, लेकिन एचपीवी एज अ रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट देयर, सो यू हैव टू स्क्रीन इट मोर फ्रीक्वेंटली as compared to the population which has to be proved to be HPV negative। तो HPV नेगेटिव में तो सर्वाइकल चेंजेस माइल्ड अगर आ भी जाएं तो आप उसमें मजीद आगे फर्दर स्क्रीनिंग पे जाते हैं, और HPV अगर नेगेटिव हो जाए, पैप स्मीयर भी नेगेटिव आ जाए, तो फिर आपने कम से कम 3 साल के बाद आपने करना है, और 50 साल के बाद तो वैसे ही 5-5 साल बाद करते हो। तो इसमें वो एक आइडियल चीज है, वो आपका एक पूरा साइंटिफिक बेस्ड जो एक पाथवे है वो डिसाइड कर देता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट अवेलेबल इवन फॉर अ सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट। सो इसलिए इसमें ये स्ट्रेटेजी है कि whosoever patient walks into your gynecological clinics, उस पे जो WHO की जो एक मेथोडोलॉजी जो उन्होंने डिवाइस की है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि सी डायग्नोज एंड ट्रीट, 1 step प्रोसीजर, सी डायग्नोज एंड ट्रीट। और वो सी डायग्नोज एंड ट्रीट वाली चीज क्या है, वो ये है, और उसमें रोल आ जाता है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। यानी हमारा मरीज एक ही दफा आए, क्योंकि पेशेंट बाद दफा पैप्स में लेके जाएगा, वो टेस्ट ही नहीं कराएगा, वो शायद कहीं बाहर ही आपकी वो जो है वो फेंक दे चीजें, और वो उसके बाद आए ही ना, वो कहेगा कि ये क्या है। तो unless the things have been facilitated financially by the institute, और उसको फिर खुद ही वो फॉलो करें और फिर वो पेशेंट को कॉल करें, ये इस हद तक तो ठीक है। अदरवाइज पेशेंट डोंट फॉलो फॉर दिस टेस्ट। लेकिन ये है कि इसमें आपने विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड हैज प्रूव टू बी द मोस्ट एफिशिएंट, जो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो कि आप उसको अप्लाई करते हो। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड होना चाहिए 3 to 5%। आप उसको अप्लाई करते हो, 1 मिनट के लिए लगा रहने देते हो, एंड देन यू कैन सी इट विद योर नेकेड विद योर आईज। और उसमें जो एसिटोवाइट एरियाज हैं, इसका मतलब है कि वो सेल्स एबनॉर्मल हैं। अब ये नॉर्मल सेल्स बाद दफा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी आ जाती हैं। अब आगे से मजीद उसकी बेसिकली टेस्टिंग की जरूरत होती है जिसमें कोल्पोस्कोपी का रोल आता है, लेकिन कोल्पोस्कोप अवेलेबल नहीं है। बहुत कम सेटअप्स हैं जहाँ पे कोल्पोस्कोपी होती है या अवेलेबल जो है। तो अगेन वो प्रॉब्लम हमारे पास है। तो इस सी डायग्नोज एंड ट्रीट में बहुत सारे केसेस ओवर ट्रीट हो जाते हैं।
लेकिन एटलीस्ट आपका जो सर्वाइकल मेलिग्नेंसी का रेट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत सारे केसेस अनड्यू ट्रीट होने के एक्सपेंस। तो इसमें आपने एसिटोबाइटेरिया डायग्नोस कर लिया और उसके बाद फिर आप उसमें उसकी कोनाइजेशन कर सकते हैं, आप उसकी जो है वो इसमें जो कॉटराइजेशन वाले मेथड्स हैं या कोल्ड जो इसमें जो हम करते हैं क्रायो कॉटरी, वो वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, इतनी इफेक्टिव नहीं होती वो, इसलिए कि उसके बाद फिर फॉलो अप करना उनका मुश्किल हो जाता है। तो एक्सेशनल बायोप्सीज आर मोर जो इफेक्टिव इसमें तरीका समझा जाता है। इवन फॉर द CIN2 और 3 को ट्रीट करने की जरूरत है, CIN1 की जरूरत नहीं होती। और CIN1 में अमूमन बार दफा एसिटोबाइट एरियाज इतने क्लियरली डिमार्केटेड भी नहीं होते, क्योंकि जितना ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होंगे, जितना ज्यादा उनका नंबर ज्यादा होगा, उतना ही उनमें प्रोटीन ज्यादा होगी और उतना ही जो है वो उसमें वो कोएगुलेशन होगी बाय एसिटिक एसिड एप्लीकेशन। तो ये है जो इसमें एक स्ट्रेटजी है विच यू ऑल मस्ट नो, कि जिस मरीज जितने भी आते हैं गायनी क्लिनिक में आप उनको इस तरह से ट्रीट करके भेजें, उनकी आगे रिपोर्टों के इंतजार में ना बैठें, which is definitely not a scientific method but it is applicable in the low cost countries, लो जो economic countries है तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड इट, आपने इसमें को टेस्टिंग की, HPV पॉजिटिव आ गया लेकिन साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो रिपीट आफ्टर 1 ईयर। अगर फर्ज किया HPV इज पॉजिटिव एंड द स्क्रीन इज जो है वो जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग है उसमें माइल्ड डिस्प्लेसिया आ जाता है विच करेस्पॉन्ड्स टू CIN1, तो उसमें उसमें फिर आप उसमें जो है वो उसको रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद उसको कॉल्पोस्कोपी, अगर ये परसिस्ट करता है तो कॉल्पोस्कोपी पे करें। कॉल्पोस्कोपी पे अगर पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ जाती हैं जो ज्यादातर वेस्कुलर पैटर्न से ही रिलेटेड होती हैं, तो फिर आपने उसको एज और उसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। तो क्योंकि जो मैक्सिमम जो लीजन जो होती है CIN3 हम जिसको कहते हैं, या कार्सिनोमा इन साइटो जो है, कार्सिनोमा इन साइटो जो बेसिकली इन्वेजिव में आ जाता है, उनकी अपेयरेंस जो माइक्रो इन्वेजन में आता है जो 1A1 वाली कैटेगरी में होगा, ये हमें विजिबल नहीं होती विद द आई, ये सिर्फ साइटोलॉजिकल चेंजेस हैं और ये इसकी कोई लीजन नहीं होती है, और इसमें ये सिर्फ साइटोलॉजी पे आएगा या बायोप्सी पे आएगा। तो उनकी ट्रीटमेंट विद द कोन बायोप्सी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन बाद में उसका जाहिर है हमने फॉलो अप बाय द रिपीट स्मीयर हमने करते रहना होता है। तो ये चीजें हैं जो उसकी स्क्रीनिंग से मुतालिक हैं। अब बाज दफा पेशेंट आ जाते हैं जो कि यंग एज पेशेंट है, सपोज द पेशेंट इज 31 years old and she is married for last 2 years, still she is nulli gravida, और उसका हम ये डायग्नोज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेज, अब कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी नहीं कर सकते, या हम उस तरह से जो बाकी रेडियोथेरेपी या वो सारी चीजें आती हैं। तो लेकिन इन पेशेंट्स में जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग वाली ऑप्शंस हैं वो फिर हमें पता होनी चाहिए, एंड दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन स्टेज ऑफ द डिजीज। तो स्टेज करना उसको जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट बन जाएगा उसकी ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है बाकी स्टेजेस को तो शायद हमें डिस्कस, स्टेज 4 का बहुत क्लियर है, स्टेज 3 का हमने पार्टली डिस्कस कर लिया, स्टेज 2 में भी जाहिर है सर्जरी और उसके बाद रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी, रेडियो कीमो रेडिएशन जो है वो सारा कुछ होता है। अब जहां तक रोल आता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का या इम्यूनोथेरेपी, जो हम बाकी ब्रेस्ट सीए, एंडोमेट्रियल सीए, उन सब में हम बहुत बात कर रहे होते हैं इसके बारे में, तो वो उसका रोल इसमें अभी तक लिमिटेड है, बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड फॉर द रिकरेंट केसेस एंड फॉर मेटास्टेटिक कैंसर्स, और ये भी यानी एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट के तौर पे, नॉट वेरी इफेक्टिव, नॉट प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव सो फार, अभी इसकी स्टडीज भी लिमिटेड है बहुत अर्ली डिजीज के लिए। तो इनका जो रोल है वो स्टेज 4 के बाद आता है, तो इसलिए उसका भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, वरना मेन रोल इसका वही सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमो रेडियो, ये सारी चीजें हैं जो इसमें होगा। बाज दफा पेशेंट जो अनफिट फॉर सर्जरी है उसमें इवन फॉर इनिशियल स्टेजिंग भी हम जो है वो
दे सकते हैं। उसमें इंट्रा कैविटी रेडिएशन का बड़ा रोल आ जाएगा या ब्रैकीथेरेपी का रोल आ जाएगा। और अगर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हैं तो फिर वहां पे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन वाली रेडियोथेरेपी का भी रोल आ जाता है। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चंस है तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ओवरऑल मेरा ख्याल है अब हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कोई ऐसी अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो वो हम बात कर लेते हैं उस मैम पे। इस केस में अगर हमें एग्जामिनर इस तरह दे देते हैं कि ग्रोथ है, तो फिर मैम हम इन्वेस्टिगेशंस में EUA मांगेंगे कि हम उसकी मैनेजमेंट में ग्रोथ, देखो करेंगे? ग्रोथ ही का भी डिफरेंशियल होता है। इवन जैसे वॉर्ट लाइक ग्रोथ होती हैं वो सर्वाइकल भी होती हैं। अगर अगर ये वल्वल हैं, पेरिनियल वॉर्ट्स हैं, तो उसमें तकरीबन 6% केसेस में सर्वाइकल चेंजेस भी आ जाती हैं, बिकॉज अगेन इट इज HPV रिलेटेड, लेकिन ज्यादातर ये 11 और उसके 13 वाली रेंज में आ जाती है। HPV टाइप उसमें फर्क हो जाती है, बट स्टिल इट कैन कॉज माइल्ड चेंजेस इन द सर्वाइकल एपिथेलियम। तो वहां पे आप ग्रोथ इसके अलावा कंडाइलोमास में आ जाती है, ग्रोथ इसके अलावा कोई सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, और इसके अलावा बाकी सर्वाइकल मेलिग्नेंसी तो है ही है। तो उसमें भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उसके बेस पे फिर आपने इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करनी होती है। बट इन ऑल केसेस आपने उस ग्रोथ की बायोप्सी तो जरूर करनी है। ठीक है, बायोप्सी के लिए आपको एनेस्थीसिया चाहिए होता है, और एनेस्थीसिया में चाहे आप आपने खाली सिंपल DNC ही करनी हो, आप फिर भी EUA कर रहे होते हैं। इसमें ये पार्ट है कि आप किसी भी माइनर प्रोसीजर के लिए जब आप उसको देते हैं एनेस्थीसिया, तो आप उसमें एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया जरूर करते हैं, रिपीट करते हैं। बल्कि अगर पहले से किया, मतलब अगर पहले से वैसे विदाउट एनेस्थीसिया किया, स्टिल यू रिपीट इट। तो वो उसका पार्ट है, क्योंकि आपने फिर उसको डॉक्यूमेंट भी कर देना होता है, सो दैट जब आपके पास बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो ऑलरेडी आपने वो एग्जामिनेशन कंप्लीट किया होता है। देन यू नीड नॉट टू गो बैक कि आप इसमें अब दोबारा से जो है वो अब EUA करके तो उसकी क्लिनिकल स्टेजिंग करो, क्योंकि इसमें क्लिनिकल स्टेजिंग का तो एक बड़ा कंपोनेंट है। तो वो ये दोनों चीजें फिर आप उस टाइम पे पूरी कर लेते हैं। ठीक है मैडम, हाँ जी। मैडम जैसे हम EUA कर रहे हैं तो इसमें हम चेस्ट एक्सरे, RFT, LFT जैसे उसको जनरल एनेस्थीसिया मिल रहा है, ये करवाएंगे? शॉर्ट एनेस्थीसिया के लिए तो जरूरत नहीं होती, लेकिन ठीक। ये है कि इसमें जब जब ये फर्ज किया स्टेजिंग आपकी एक डिफाइन हो जाती है, तो डेफिनेटली एज पार्ट ऑफ स्टेजिंग प्रोसेस ये आपने रेडियोलॉजिकल असेसमेंट्स करनी होती हैं टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस। नॉट नॉट नेसेसरी हम EUA के लिए तो नहीं करवा रहे होते, हम अगर माइनर प्रोसीजर भी करवा रहे होते हैं तो उसके लिए एक्सरे, चेस्ट और ECG वगैरह तो नहीं होती, अनलेस पेशेंट इज अबव 40 इयर्स या उसमें कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज हो, हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है। उस ठीक। सूरत में फिर ये एडिशनल एक इन्वेस्टिगेशंस बन जाएंगे। ठीक, थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वेस्टम, हाँ जी। मैम मैंने ये पूछना था कि जब एक पेशेंट हमारे पास आती है ना सर्वाइकल ग्रोथ के साथ, तो उस टाइम तो हमें कंफर्म नहीं होता कि ये अब सर्वाइकल CA होगा कि नहीं। तो ऐसे पेशेंट में हम बाय मैनुअल करेंगे कि नहीं? क्योंकि एक वर्कशॉप में इस तरह का एक मॉडल रखा था ना, और उस पे इस तरह सर्वाइकल ग्रोथ थी। तो उस पे वो मैडम ने कहा था कि जब सर्वाइकल CA सस्पेक्टेड होता है ऐसे पेशेंट के, तुम लोग बाय मैनुअल नहीं करोगे इसकी, सीधा सीधा तुम लोग EUA करोगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट ब्लीड कर सकती है बाय मैनुअल पे। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, जो सर्वाइकल CA है, जो एडवांस्ड स्टेज में होता है, उसकी कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ इज वेरी टिपिकल ऑफ इट। और इसमें खास तौर पे जो डिस्चार्ज होता है, दैट अगेन इज वेरी टिपिकल ऑफ इट, क्योंकि ये डीजेनरेटेड टिश्यू का नेक्रोसिस ये सारा कुछ होके आ रहा होता है। अब जब हम, और ये ब्लीड टू टच होते हैं हमेशा, यानी हम अगर स्पेकुलम भी डालेंगे तो स्पेकुलम के साथ भी वो ब्लीड कर लेगा। तो ऐसे पेशेंट में हमने डेफिनेटली बायोप्सी तो लेनी है। देन व्हाई टू डू एग्जामिनेशन एट दैट टाइम? तो हम जब बायोप्सी लेंगे EUA भी तभी हो जाएगा, और वहीं पे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि इसमें जहां तक यूट्रस के साइज को देखने की जरूरत है तो वो तो इसका पार्ट ऑफ स्टेजिंग है ही नहीं। तो इसमें ना एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ना ही उसमें कोई और उसमें कोई ऐसी चीज है। हालांकि एंडोमेट्रियल CA में सर्वाइकल ग्रोथ उसका एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन सर्वाइकल CA में जो एंडोमेट्रियल CA है या यूट्राइन
साइज को देखना या वो सारी चीजें वो उसका हिस्सा नहीं होता। तो बहरहाल उसमें उसमें ये किसी हद तक बात दुरुस्त है कि अगर फिर ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई आपके बाय मैनस, स्पेकुलम तो आप थोड़ा सा अंदर डालोगे और उसके ब्लेड्स को खोल दोगे विदाउट टचिंग द ग्रोथ। बाद दफा ऐसे होता है आपको नहीं पता होता कि एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ क्या है, और उसमें पूरा अपर अपर 2/3 ऑफ विजाइना अगर कवर किया हो तो बाद दफा ये भी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये विजाइनल है या सर्वाइकल है। लेकिन ब्लीड टू टच हमेशा होता है ऐसे ऐसी नेक्रोटिक, क्योंकि बहुत फ्राइबल ग्रोथ होती है। और सो मच सो के इसमें बाद दफा विजाइनल पैकिंग भी काम नहीं आती, कोई ट्रांसमीन विजाइनल पैकिंग हम जो भी करते हैं वो उसमें फेल हो जाता है। ऐसी इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग जो कि इस तरह की जो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें जो वेसल्स होती हैं इस तरह की मेलिग्नेंट ग्रोथ्स में दैट लैक माय जो इसका जो होता है मसल फाइबर्स हैं वो उसमें नहीं होते, सो दीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यही वजह है कि इनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और इवन ड्यूरिंग सर्जरी अगर ये मेलिग्नेंट ग्रोथ अगर ये ब्लीड करना शुरू हो जाए तो उसका भी कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि बहुत बड़े जो ट्यूमर्स होते हैं जैसे ओवेरियन मेलिग्नेंसी वगैरह, उनको पहले हमेशा जो न्यू एडजुवेंट थेरेपी यानी सर्जरी से पहले वाली थेरेपी वो हम देते हैं, उससे उसकी वेस्कुलैरिटी कम हो जाती है, इधर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट हो जो जिसमें आपको नहीं पता था कि ये ग्रोथ है और आपने उसमें स्पेकुलम किया या बाय मैनुअल गलती से कर लिया स्पेकुलम करने से पहले, और उसमें पेशेंट ने बहुत सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो गई और पैकिंग से भी फर्क नहीं पड़ा, देन व्हाट इज द आंसर? उसमें हम क्या करें, उसका सोल्यूशन क्या है? उसमें स्मॉल डोज रेडियोथेरेपी, तकरीबन ये 100 रेट्स तक की रेडियोथेरेपी हम सिर्फ जस्ट फॉर दैट पर्पस हम दे रहे होते हैं, और वो इसका सोल्यूशन होता है जब और किसी तरीके से उसकी ब्लीडिंग बंद ना हो रही हो तो। और वो सिर्फ वन टाइम होता है, एंड द पर्पस इज नॉट टू गिव द रेडियोथेरेपी इन इट्स ओन मेरिट, रादर टू अरेस्ट द हेमरेज एट दैट टाइम। ठीक है, तो मैडम उसको उस वक्त इफेक्टिव होता है। हाँ जी मैडम मैडम इस इसका केस में मतलब आपने है जो दिया, जी। मैडम इस केस मैडम में जो आपने दिया छोटा सा लीजन दिया था ना, तो उस केस में फिर भी हाँ। मैंने गलत किया जो मैंने बाय मैनुअल मांगा, फिर नहीं मांगना चाहिए बिल्कुल। नहीं नहीं देखो, इसमें बाय मैनुअल जो है ना वो अगर आपने जाहिर है पहले आपने स्पेकुलम किया, स्पेकुलम पे और पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, आपने ये खास तौर पे बताया था। पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है उसका मेलिग्नेंट ग्रोथ का, क्योंकि अगेन कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग है ना। लेकिन अगर उसकी पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग भी नहीं है, डिस्चार्ज है, उसमें स्पेकुलम तो आपने करना ही करना है, आपने एचवीएस लेना है, आपने ग्रोथ को देखना है। बट यू कैन डू पेल्विक इन दिस, ये केस टू केस फर्क होता है। जिस पेशेंट में यस पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग होती है, अगेन इट मे बी ड्यू टू सर्विसाइटिस और सम सर्वाइकल इन्फेक्शन, लेकिन आपको स्पेकुलम करने से पता चल जाता है सर्वाइकल स्पेकुलम तो आपने करना ही है जस्ट टू सी द ग्रोथ, और क्या वो ब्लीड टू टच तो नहीं है। तो उस ये एक बहुत छोटी सी लीजन थी, तो उसमें करने का वो ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर ये जो है वो 1B3 से आगे वाली स्टेज चली जाए, यानी 4 सेंटीमीटर से आगे वाली स्टेजेस अगर आ जाती हैं, तो फिर उस सूरत में फिर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज आपने किया उसमें कोई मसला नहीं। यस मैम, थैंक यू मैडम मैम। हाँ जी। मैडम इसका मतलब है सी सर्विक्स को फिर हम गायनी ऑन्को में रेफर कर दें, किस हम्म स्टेज पे रेफर कर दें, यानी कि इसको 1B से ही? रख तो दें, लेकिन अब देखो जहां तक स्टेज 1A1 और 1A2 का ताल्लुक है, वो तो आप इस सर्जरी अलोन, और आपको उसमें जाहिर है बायोप्सी पे पता चल जाएगा क्योंकि आपने नॉर्मल मार्जिन लिए हुए हैं, तो सर्जरी पे उस पे बायोप्सी पे पता चल जाएगा कि इसमें कोई मार्जिन क्लियर है या नहीं है। मार्जिन क्लियर है तो आप उसमें रेडिकल हिस्टेक्टमी कर सकते हो खुद अपने सेटअप में भी, इफ यू आर एक्सपर्ट इनफ। और ये भी पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड रेडिकल और रेडिकल में हम करते क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि दाएं बाएं आगे पीछे से निकालनी होती हैं या जिनकी डिसेक्शन करनी होती है, और इट हैज टू बी मोबिलाइज्ड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। तो वो सारा भी उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, तो वो आप अपने सेटअप में कर सकते हैं। बट अगेन क्योंकि आपने एमडीटी वाली चीज तो हर एक में बोलनी है, बीइंग ऑब्स्टेटिशियन आपको पता होना चाहिए
कि ये चीज है, मैंने इस जगह पे रेफर करना है। तो लेकिन अब सपोज एक कैंसर केयर सेंटर है, कोई भी जहां भी हो, या जहां भी एक अप्रोप्रिएट कैंसर सर्जरी हो रही होती है, तो एक्चुअली तो एरियाज वो हैं जहां पे हम रेफर करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम करें, हम इतनी सी लीजन पे अगर हम खुद करें तो हम लिम्फेडेक्टमी तो नहीं कर रहे होते खुद, अनलेस हमारे साथ सर्जन इन्वॉल्व हो। लेकिन एक जनरल सर्जन और एक ऑन्कोलॉजिकल सर्जन में बहुत फर्क होता है। क्योंकि एक जो ऑन्कोलॉजिकल सर्जन होते हैं वो टिश्यू मोबिलाइजेशन, उसमें से वो उन्होंने फैट टिश्यू के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, लूजर येलर टिश्यू और फैट टिश्यू के अंदर, और उसमें से वो आइडेंटिफाई करना, नोट्स को निकालना, ये वो चीज है जो अमूमन जनरल सर्जन नहीं कर रहे होते या बहुत कम कर रहे होते। तो इसलिए जो इफेक्टिव सर्जरी या एडिक्वेट सर्जरी है एट द फर्स्ट सर्जरी टाइम बहुत जरूरी होती है टू इंक्रीज द प्रोग्नोसिस एंड अदरवाइज जो उसका जो है आउटकम, उसको बेहतर करने के लिए वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सपोज इन स्टेज 1B1 या 1B2 में हम सिर्फ उसकी हिस्टेरेक्टमी करते हैं, सिंपल, विदाउट मोबिलाइजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑल अराउंड एंड विदाउट उनका इफेक्टिव टिश्यू निकाले हुए पैरामीट्रियम या अपर 1/3 ऑफ द विजाइना, तो हम उसको निकाले बगैर कर दें तो डेफिनेटली रिकरेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब सर्जरी करनी है तो उसको एक एक वो करे जो ऑन्कोलॉजिकल सर्जन, ठीक है। लेकिन यूजुअली ऐसा हो नहीं रहा होता, क्योंकि जो जो मिलिग्नेंसी, जो खास तौर पे जो कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं वो तादाद में बहुत कम है, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन है, तो हर पेशेंट वहाँ पे केटर हो नहीं सकता। तो फाइनेंसिस की तो बात में आ जाती है, लेकिन यह है कि अवेलेबिलिटी भी कम है ऑन्कोलॉजिकल सर्विसेज की। तो ये अगर हर हॉस्पिटल, इसके लिए ट्यूमर बोर्ड भी होता है जो उनमें इसमें डिजाइन करता है ट्रीटमेंट के, इसमें ये होना चाहिए कंसिडरिंग द डिफरेंट हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट और उसके बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं या बाकी उसके जो डायग्नोसिस है या उसके जो बाकी चीजें हैं उनको देखते। तो लेकिन ये है कि ऑन्कोलॉजिकल सर्जन जरूर एक होना चाहिए हर बड़े हॉस्पिटल जो इन चीजों को केटर करे, ठीक है। हाँ जी, और कोई मैम क्वेश्चन? जी, मैम आपने जो बताया कि MRI और CT स्कैन पे कितने कितने सेंटीमीटर पे डिटेक्ट हो जाते हैं लिम्फ नोड? ये तकरीबन 10 मिलीमीटर की हों तो ये पता चल जाती है। मैम MRI पे 10 और मिलीमीटर? ये और सीटी पे अमूमन 2 सेंटीमीटर तक की, मतलब 1 to 2 सेंटीमीटर की हो तो वो पता चल जाती है। लेकिन वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए ज्यादा बेहतर है सीटी स्कैन जो है। एमआरआई जो है वो लोकल स्प्रेड के लिए, लोकली एडवांस डिजीज के लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब और तो शायद इसमें कोई पॉइंट नहीं रह गया जो मुझे याद है, ठीक है। तो इसमें बहरहाल स्क्रीनिंग का और वो जो सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये, इसलिए इसका जरूर पता होना चाहिए आप सबको, ठीक है। चलो जी, अब फिर क्लास हम बंद करें, अगली दफा क्या थैंक यू पढ़ना है? मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आप क्या कवर करना चाहते हो? क्योंकि मेरा ख्याल है मिलिग्नेंसीज तो हमने अब सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको तंग कर रहा हो सबको, या जो ना समझ आ रहा हो? मैम एंडोमेट्रियोसिस? अच्छा, एंडोमेट्रोसिस पे सारों का है? जी मैडम, सही है। जी मैडम। यस मैडम, सही है। एंडोमेट्रोसिस या और कोई, ये देख लो मैडम वैसे। हाँ जी, पीसीओ, एंडोमेट्रोसिस मैडम, ये इनके टॉपिक्स, इनमें से हाँ कोई एक है। इनके हैं तो भी जरा मैम, मुश्किल और ट्रिकी वाले हैं, ठीक है। चलो, CAOV भी हमने नहीं किया। क्या ओवरी का CAOV। वैसे हमने कवर कर लिया हुआ है, लेकिन चलो दोबारा से उसको फिर कर लेंगे किसी टाइम पे बीच में, ठीक है। मैम एंडोमेट्रोसिस कर लें, सीए फिर कर लेंगे, अभी तो हाँ इसमें चलो, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैडम। चलो, थैंक यू सो ओके, मच मैम, थैंक यू ओके, मैम। अल्लाह हाफिज। गाइड बोर्ड से करा दिया